जो है ना वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें समझनी चाहिए कि कोई भी आदमी बिजनेस क्यों करता है। देखें, कोई भी बिजनेस जो है ना, इट्स नॉट फॉर सो कॉल्ड जो है वो कम्युनिटी के लिए नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि बिजनेस जो है वो हम लोगों के लिए करते हैं। नहीं, बिजनेस के जो है, हर बिजनेस की कोई ना कोई एक मिशन होती है, विजन। उसकी विजन हो के अंदर जो है कोई ना कोई एक छोटा पार्ट होता है जिसमें होता है पैसे बनाना। पैसे बनाना हर बिजनेस का काम होता है। अगर वो पैसे नहीं बना रहा, इट्स नॉट कंसिडर्ड अ बिजनेस, वो बिजनेस नहीं है। अगर वो पैसे ही नहीं बना रहा, वो पागल है। वो बाकी लोगों को कैसे तनख्वाह देगा, वो आगे जो है वो कैसे ग्रो करेगा या कैसे तरक्की करेगा। आप बाकियों की अगर आप इन चीज़ों से मिलाएं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रस्ट्स होते हैं, जो ग्रांट्स होते हैं, जो ऐसी जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर हम मिसाल लें, सैलानी हो गया, ईदी हो गया, दीज आर नॉट बिजनेसेस। ये बिल्कुल अलग एक डेफिनेशन में चले जाते हैं। ये जो है बिजनेस नहीं होते, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, लेकिन ये बिजनेसेस नहीं होते। अब जब हमने एक चीज़ समझ ली है कि बिजनेसेस जो है उनके एंड मिशन जो है, उनकी विजन जो होती है एंड के अंदर, इट इज़ रिलेटेड टू मेकिंग मनी। तो अब हमें ये भी समझना चाहिए कि जब पैसा बनाना ज़रूरी है, तो वो बिज़नेस जो है, चाहे वो किसी भी सेक्टर के अंदर हो, उसका मेन फोकस यही होगा कि मैं ऐसा काम करूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास पैसा बने। हर कोई जो है इस बहस में नहीं पड़ता कि वो एथिकल पैसे बना रहा है या अनएथिकली पैसे बना रहा है, इलीगली पैसे बना रहा है या इलीगली जो है वो लीगली पैसे बना रहा है या इलीगली पैसे बना रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हर कोई जो है वो इस बहस के अंदर नहीं होता। हालांकि हर किसी को जो है इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि वो एथिकल वे के अंदर पैसे बनाएं और लीगल तरीक़ों से पैसे बनाएं। बट मोस्टली जो है बिजनेसेस जो हैं, अभी भी दुनिया की जितनी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 80% जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अनएथिकल तरीक़ों से जो है वो पैसे कमाती हैं। अच्छा, एक और चीज़, अनएथिकल होना अलग होता है, इलीगल होना अलग होता है। अब अनएथिकल के अंदर जो है एक एस्पेक्ट ये भी आ सकता है आपके पास कि आपने जो है फॉर एग्जांपल अपने आपके पास जो है एक सेक्रेटरी काम करती है, ठीक है, एक सेक्रेटरी आपके पास काम करती है। आपको पता चला है कि सामने जो मेरा कंपेटिटर है ना, उसके फॉर एग्जांपल वो है सॉफ्टवेयर कंपनी, आप भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपकी एक असिस्टेंट है, सेक्रेटरी है। आपको पता चला है कि दूसरी जो मेरी कंपेटिटर कंपनी है, उसके जो सीनियर डेवलपर्स हैं, उन वो जो है एक क्लब पर जो है बहुत हैंग आउट करते हैं। आपने क्या करा, आपने जो है अपनी सेक्रेटरी को भेज दिया इस नीयत से कि वो उधर जाकर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन या वो लेकर आए। अब कहने को तो ये एक अनएथिकल तरीका है, अनएथिकल इस सेंस में कि आपने जो है उनको उधर भेज दिया। क्यों भेजा? कि ताकि वो जो है उधर से राज उसको बातें पता चलें। जब उसको वो बातें पता चलेंगी, उस बातों से जो है आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, कोई डिलीवरी सर्विस लेकर आना चाह रहे हैं विच विल बी अ हिट इन दिस कंट्री, उससे पहले जो है आप जो है उस पर काम कर कर आप उसे लॉन्च कर दें, तो ये एक अनएथिकल तरीका हो गया। लेकिन इज इट दैट इलीगल? अब इलीगल के अंदर जब हम लॉ के ऊपर बात करें ना, लीगल और नॉन लीगल, वो फिर लॉ के ऊपर बात हो जाती है। अब बहस ये हो सकती है कि वो क्लब जहाँ वो हैंग आउट करते हैं वो सिर्फ उनके लिए थोड़ी है। वो तो इन जनरल एक क्लब पे हैंग आउट कर रहे थे और आपकी जो सेक्रेटरी है वो उधर यूं ही चली गई। आप ये बहस कर सकते हैं कि मेरी तो सेक्रेटरी यूं ही उधर गई है और मैं जो हूँ एज हर बॉस, आई डोंट हैव द राइट टू टेल हर कि आप इससे हैंग आउट नहीं कर सकती, उससे हैंग आउट नहीं कर सकती, आप इसके साथ वक्त नहीं गुजार सकती, आप ये नहीं कर सकती। मैं एज अ बॉस जो है उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक लीगल एस्पेक्ट जो है वो ये हो सकता है, आप जो है लीगली जो है ये शो कर सकते हैं कि मैं हैंडल नहीं कर सकता और उसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। हालांकि उसने आपको बताया है, जो एक अनएथिकल तरीका है आपका एक्वायर करने का। लेकिन एक जो है आप एक तरीके से ये कह सकते हैं ये इलीगल, वो ये जो है इलीगल इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वो हैं कंपनी के, उन्होंने तो एनडीए साइन करा हुआ होगा। एनडीए होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के अंदर ये होता है कि अगर आपने किसी के साथ एनडीए साइन करा हुआ है ना, इन
एनी सर्कमस्टांसेस, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप नशे के अंदर हो, आपके ऊपर जो है ना वो गन पॉइंट हुई हुई हो, कुछ भी हो, आप जो है जो बातें डिस्कस हो रही हैं, जिसके साथ भी आपने एनडीए साइन करा है, आप दोनों के बीच में जो भी बातें डिस्कस हो रही हैं, आप चाहे कुछ भी हो जाए वो बात किसी को नहीं बता सकते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, एक तो ये चीज़ होती है। अब इलीगल इस सेंस में नहीं हो सकता क्योंकि सेक्रेटरी के साथ तो आपने कोई एनडीए साइन नहीं करा, वो तो उधर ही बस वो क्लब के अंदर गई थी कॉफ़ी वगैरह पीने, और उसकी बात हुई और उससे जो है आपने पता कर लिया। अब देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन, जो है ना बहुत थिन लाइन होती है अनएथिकल में और इलीगल तरीके के अंदर, विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, अब ये सारी बात जो है वो हमारी इससे कहाँ रिलेट होती है, हमारे जो करंट एनरॉन का केस है। करंट एनरॉन के केस के अंदर आगे जो है आकर मैं इसके लिंक बनाऊंगा कि वॉज इट एन अनएथिकल थिंग और वॉज इट एन इलीगल थिंग और वॉज इट नन ऑफ दोज थिंग, कि ना इसको अनएथिकल तरीके से देखा जा सकता है ना इलीगल तरीके से। बट गेटिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ एनरॉन, हमने जो है ये देख लिया था कि रेगुलेटर से क्या होता है, अनरेगुलेटर से क्या होता है। अच्छा, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट जो एनरॉन बनने से पहले जो हमारे पास ह्यूस्टन नेचुरल गैस का सीईओ था केनेथ ले, जो है वो हमेशा से जो है उसका फोकस रहा है कि एनर्जी मार्केट शुड बी अनरेगुलेटेड। जितनी अनरेगुलेटेड होंगी एनर्जी मार्केट्स उतना जो है मार्केट को फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा, हमने पहली वीडियो के अंदर वो डिस्कस करा है। इफ़ यू डिडंट वॉच दैट वीडियो यू शुड वॉच द वीडियो कि अनरेगुलेटेड मार्केट से सेलर्स को कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, अब वो हमेशा से इसका जो है वो इसके साथ था कि दे शुड बी अनरेगुलेटेड। ठीक है, 1985 के अंदर जो है ये हमारे पास जो है एक तरीके से मर्जर हुआ और हमारे पास एनरॉन जो है वो बन गई। अच्छा, एनरॉन का बेसिक बिजनेस क्या था, जो कोर बिजनेस होता है ना एनरॉन का, आखिर भाई एनरॉन पैसे कैसे कमाती थी। देखिए, एनरॉन जो है वो पैसे ऐसे कमाती थी, इट यूज टू सप्लाई द नेचुरल गैस पाइपलाइंस। नेचुरल गैस जो है आपकी, जैसे नेचुरल गैस जो आपके पास जैसे घरों के अंदर जो गैस वगैरह आती है ना, या जिससे जो है आपकी सीएनजी वगैरह निकलती है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी सप्लाई का असल काम था एनरॉन का। नेचुरल गैस पाइपलाइंस का जो है वो बेसिकली काम था, ये जो है उसका कोर बिजनेस था, ये उसका नॉर्मल बिजनेस था। अब हुआ क्या, हुआ ये कि अच्छा, इसके साथ जो है हम एक और स्टोरी जो है वो मैं लेकर चल रहा हूँ एनरॉन के साथ। एनरॉन से लिंक्ड है ये कहानी, लेकिन इसका जो है लिंक जो है वो मैं आगे जाकर बनाऊंगा, जिससे आपको जो है वो बात समझने में आसानी होगी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनरॉन, एनरॉन बनी 1985 के अंदर। उस दौर के अंदर जो है उस वक्त के दौरान जो है आपके कैलिफोर्निया के स्टेट का जो एक तरीके से आप समझ लें स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया का आई वुडंट से स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया का यार, अब उसे नहीं प्रेसिडेंट नहीं बोलते, उसे प्राइम मिनिस्टर, उससे जो है स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया का आप समझ लें एक हेड था सेनेट, या इस एक तरीके से स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया को जो है जो एक अथॉरिटी रन करती है ना, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो मतलब उसका डेजिग्नेशन क्या है, आई डोंट रिमेंबर द डेजिग्नेशन, नाम मुझे याद है। तो स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया को जो है ना उस वक्त तक हेड जो करते थे वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये वही बुश है जो आगे जाके प्रेसिडेंट बनेगा, आगे जाकर इसका एनरॉन से और फर्दर जो है वो गहरा ताल्लुक होगा। बट वी नीड टू रिमेंबर दैट एट द टाइम ऑफ एनरॉन, जब एनरॉन बनी थी 1985, तब तक जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, बुश जो प्रेसिडेंट बना था, बुश जूनियर जो है वो जो है स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया का एक तरीके से हेड था, और उसकी जो है उसके कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ और उसके आइडियाज़ से जो है ना केनेथ ले जो है हमारा, वो बहुत इम्प्रेस था, क्योंकि बुश भी जो है वो यही चाहता था, डिसरेगुलेशन चाहता था वो भी, कि भाई गवर्नमेंट्स जो हैं वो कम इन्वॉल्व हों मार्केट्स के अंदर, जो है गवर्नमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कम हो ताकि मार्केट्स फ्लोरिश करें, बिजनेस जो फ्लोरिश करें। असल केनेथ ले और बुश की जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी और इन तरीके से एक तरीके से इनकी बॉन्डिंग जो हुई थी ना, वो इसी बात पर हुई थी कि दे बोथ वांटेड टू प्रमोट बिजनेस, कि यार ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बिजनेस फ्लोरिश करे। बिजनेस कैसे फ्लोरिश करेगा, विथ लेस रेगुलेशंस, जितना कम कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का उसके ऊपर, उतने जो है वो मार्केट ज़्यादा फ्लो करेगी। कैसे फ्लो करेगी, हमने पहले भी डिस्कस करा था, कंपटीशन होगा, कंपटीशन के साथ सप्लाई डिमांड चेंज होगी, सप्लाई डिमांड चेंज के साथ जो है आपका प्राइसेस के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होगा, विथ मोर मार्जिन लेफ्ट फॉर द बिजनेसमैन। सही है। तो हाँ,
एक तरीके से जो है हम देख सकते हैं कि बुश और उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से इस तरीके से वो हुई थी, ठीक है। अब उसके साथ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इन 1990s व्हाट हैपेंड, सही है। अब एनरॉन जो है शुरू शुरू के अंदर अपना यही काम कर रहा है, सिंपल से नेचुरल गैस पाइपलाइन का जो है उसका काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बट याद रखें कि केनेथ ले जो है ही ऑलवेज वांटेड द सेम थिंग कि रेगुलेशन हो, ही डिडंट वांट रेगुलेशन इन द एनर्जी सेक्टर। और ये उसका ख्वाब जो है ये कब पूरा हुआ था, ये ख्वाब उसका पूरा हुआ था इन 1990। 1990 के अंदर क्या हुआ था, 1990 के अंदर गवर्नमेंट ने जो है लॉ पास करा था, जिसके अंदर क्या हुआ था आपके पास, गवर्नमेंट ने जो लॉ पास करा था वो ये कहा था कि अब जो है मार्केट्स जो हैं वो एनर्जी मार्केट जो है, एनर्जी सेक्टर जो है वो डिसरेगुलेटेड है। डिसरेगुलेटेड का मतलब क्या भाई, गवर्नमेंट का उस पर रेगुलेशन ही, गवर्नमेंट का उसको एज सच कंट्रोल नहीं है। अच्छा, आई बिलीव दिस इज़ द मोमेंट दैट एक्चुअली चेंज द होल सिनेरियो फॉर कैन ले। और इसके बाद जो है कैन ले ने जो स्टेप्स लिए हैं बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन, दैट इज़ व्हाट इवेंचुअली लेड to Enron being the biggest firm, and with it being the biggest firm, it also led Enron to finally collapse on its own self, collapse in its own self. 24 दिन लगे थे एनरॉन को कोलैप्स होने में, फ्रॉम इट्स शेयर प्राइस गोइंग टू 90 टू ऑलमोस्ट 25 सेंट्स। 24 दिन के अंदर तबाह बर्बाद हो गई। और ये आई बिलीव दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। हुआ क्या था, डिस रेगुलेशन की वजह से अब क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही। जब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, जो इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर, उनके पास ज़्यादा कंट्रोल है अपने मार्जिन्स को कंट्रोल करने का, उनके पास ज़्यादा कंट्रोल है पैसा कमाने का। इसकी वजह से क्या हुआ, एनरॉन एनरॉन ने जो है नेचुरल गैस पाइपलाइन के साथ साथ जो है दूसरा काम भी शुरू कर दिया। इट वॉज एनर्जी ट्रेडिंग। एनर्जी ट्रेडिंग क्या होती है, एनर्जी ट्रेडिंग जो है सिंपल से हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले जो है मैं आपको समझाता हूँ एनर्जी ट्रेडिंग स्टॉक्स की मिसाल से जो है मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको वाकई समझाता हूँ भाई एनर्जी ट्रेडिंग के अंदर होता क्या था। देखिए, अगर हम एनर्जी ट्रेडिंग को जो है वो स्टॉक्स से समझने की कोशिश करें, स्टॉक्स के अंदर होता क्या है, स्टॉक्स के अंदर आप समझने ये होता है कि आपके पास कंपनी है, ठीक है, कंपनी के जो है आपके पास जो है आप जाते हैं पीएसएक्स जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। एक कंपनी की जो है वो उधर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं, KSE 100 के अंदर 100 कंपनीज लिस्टेड हैं। उन 100 कंपनीज के जो है बहुत सारे जो हैं वो स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं, जो आप जो है वो जाके खरीद भी सकते हो, और अगर आपके पास कुछ स्टॉक्स पहले से मौजूद हैं आप उन्हें बेच भी सकते हो, सही है। स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स जो है आप ऐसे समझ लें कि एक कुछ परसेंटेज होती है कंपनी की, जो जब आप किसी के स्टॉक खरीदते हो यू ऑल्सो होल्ड दैट परसेंटेज, स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है उसने जो है अपने स्टॉक्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल उसने 100 स्टॉक्स जो है अपने बना दिए, तो 100 डिवाइडेड बाय द परसेंटेज 100 मतलब हर एक स्टॉक जो है, अगर मेरे पास उस कंपनी का एक स्टॉक आ गया, मेरे पास उस कंपनी की 1% आ गई। जैसे अब अगर वो कंपनी जो है वो 100 रुपये कमाती है, तो वो 100 रुपये जो है, अगर वो सारे 100 रुपये जो है अपने शेयर होल्डर्स को, मेरे पास एक शेयर आ गया ना, कंपनी का 1% आ गया, अगर वो 100 रुपये जो है वो पूरे अपने शेयर होल्डर्स को देगी, तो 100 रुपये के हिसाब से मेरे पास 1% 100 रुपये का क्या आएगा, 1 रुपये, मेरे पास 1 रुपये आएगा। अच्छा, ये मैं बहुत जो है ना आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, 1 रुपये और ये वाला एक्चुअली जो है वो जाहिर सी बात है अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और स्टॉक्स की जो वो होते हैं ना नंबर, स्टॉक्स के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सिर्फ 100-150 स्टॉक नहीं होते, कंपनी जो हैं वो हज़ारों भी कम बोल रहा हूँ, लाखों और करोड़ों स्टॉक जो हैं वो कंपनी के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से स्टॉक। तो स्टॉक ट्रेडिंग, अब सही है, ये आपके पास स्टॉक आ गया, आपने जो है कंपनी का स्टॉक ले लिया, सही है, किसी भी प्राइस के ऊपर, कंपनी का जो है वो प्राइस चल रही होती PSX के ऊपर जो है वो, यार ये प्राइस है स्टॉक की, फॉर एग्जांपल ये जो स्टॉक था, मैंने इस कंपनी का स्टॉक 100 स्टॉक थे इस कंपनी के, एक स्टॉक जो है उसका 10 रुपये का चल रहा था, वो स्टॉक मैंने जो है वो उसको 10 रुपये का जो है वो ख़रीद लिया। वो स्टॉक जो है मैंने बेसिकली 10 रुपये का जो है वो स्टॉक मैंने ख़रीद लिया, मेरे पास है। अब हो ये रहा था कि यार उस स्टॉक की जो है ना डिमांड बहुत बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से क्या मतलब, डिमांड बढ़ने से ये मतलब कि
लोगों ने ये देखा कि यार हर जगह न्यूज़ के अंदर ना इसकी वाह चल रही है कंपनी की, यार ये इस कंपनी ने जो है ना इतनी तरक्की कर दी, इतनी वो कर दी। अब हैं तो इस कंपनी के सिर्फ 100 स्टॉक, लेकिन अब ख़रीदार जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए। जहाँ 10 रुपए का मिल रहा था स्टॉक, अब जो है लोग खरीदने के लिए 10 रुपए की जगह उस स्टॉक के जो है 20-20 रुपए देने को तैयार है। अब मेरे पास अगर एक स्टॉक था, मैं क्या करूँगा, उस स्टॉक को जो है, क्योंकि मुझे फ़ायदा हो रहा है, मैंने ख़रीदा 10 का था लेकिन अब मैं बेच 20 का रहा हूँ, 20 का बेचकर जो है मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मैं क्या करूँगा, उस स्टॉक को जो है वो मैं बेच दूँगा। और जब मैं इस स्टॉक को जो है मैं आप ऐसे समझें कि इस स्टॉक को जो है जब मैं बेच दूँगा मुझे 10 का फ़ायदा हो जाएगा। एक तरीके से मैंने क्या करा है, ट्रेडिंग करी है। एक तरीके से मैंने क्या करा है, एक तरीके से मैंने जो है वो ट्रेडिंग करी है स्टॉक की। ऊपर से मैंने सोचा लाइट खोल लूँ, डार्क हो गया, सही है। तो डार्क नॉट इन अ डार्क जोक सेंस, नॉट इन अ कॉन्टेक्चुअल सेंस, बट हाँ, रात होने की वजह से डिम हो गई थी लाइट्स। सो अगेन सेम फ्रॉम द पॉइंट, तो ट्रेड कर दिया मैंने जो है, सस्ते के अंदर जो है ख़रीदा, महंगे के अंदर जो है वो मैंने बेच दिया। ये होती है ट्रेडिंग, तो ये होती है स्टॉक ट्रेडिंग। अब ऐसे ही आप समझ लें एनर्जी ट्रेडिंग, नाम क्या है, स्टॉक की जगह जो है एनर्जी लगा दें। अब एनर्जी जो है वो ट्रेड हो रही है, लेकिन आप बोलेंगे भाई ज़रा मुझे ये समझाओ एनर्जी कैसे ट्रेड हो रही है। अगर मेरे को साइंस के जो है, मेरे साइंस के व्यूवर्स होंगे, मेरे जो है इंजीनियर व्यूवर्स होंगे, वो बोलेंगे कि भाई एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट चेंज इट्स फॉर्म, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी ट्रेडिंग के अंदर जो है आपके पास सिनेरियोज होते हैं। सिनेरियो से मेरा क्या मतलब है, सिनेरियो से मेरा मतलब ये है, एनर्जी ट्रेडिंग के अंदर आपके पास दो अहम पहलू जो हो सकते हैं। सबसे पहला पहलू क्या है एनर्जी ट्रेडिंग के अंदर, सबसे पहला पहलू जो है आपके पास, ये सबसे पहली चीज़ जो है एनर्जी ट्रेडिंग के अंदर, वो ये है कि अगर कोई कंपनी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। एनर्जी प्रोड्यूस करने से क्या मतलब है ऐसा, एनर्जी प्रोड्यूस करने से मतलब मेरा ये है कि अगर एक कंपनी जो है वो क्रूड ऑयल को जो है ज़मीन से निकाल कर जो है उसके अंदर से पेट्रोल, केरोसिन, पेट्रोलियम जेली, डीजल और रॉकेट फ्यूल अलग कर रही है, मैं क्या करता हूँ, उस कंपनी के पास जाकर जो जो उस कंपनी ने पेट्रोल वगैरह 1000, 10,000 लीटर, केरोसिन 20,000 लीटर, डीजल 15,000 लीटर, ये जो सारा निकाला है, मैं उससे ये चीज़ ख़रीद लूँ। एनर्जी मैंने उससे ख़रीद ली, उससे मैंने एनर्जी ख़रीद ली। एनर्जी ख़रीदने के बाद वो एनर्जी जो है अब मैं चाहे किसी को भी दूँ, एक जो है प्रोड्यूस करने वाली है, दूसरी जो है फॉर एग्जांपल कंपनी है इस्तेमाल करने वाली। इस्तेमाल करने वाली कौन सी कंपनी है, इस्तेमाल करने वाली जैसे पाकिस्तान के अंदर देखें एनर्जी कौन इस्तेमाल कर रहा है, एनर्जी जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इस्तेमाल करती हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपके पास, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ आपके पास स्टील इंडस्ट्री है आपके पास, स्टील इंडस्ट्री के साथ आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी, सबसे ज़्यादा खपत क्या होगी, एनर्जी की सबसे ज़्यादा खपत होगी आपकी विच प्रोवाइड जो विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि के इलेक्ट्रिक जो है आपके पास जो है वो भी एक इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करती है एनर्जी को। तो मैंने के इलेक्ट्रिक को फॉर एग्जांपल जो है एनर्जी बेच दी। ये क्या कर रही है, ख़रीद और फरोख्त चल रही है, ट्रेडिंग चल रही है एनर्जी की। तो इससे मैंने क्या करा है, एनर्जी को ट्रेड करा है। ये एनर्जी तो है ना, पेट्रोल ये हो गया, क्योंकि इस एनर्जी से तो हम बाकी एनर्जीज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एनर्जी को के इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करके बिजली बना सकती है। कोई भी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इस एनर्जी को इस्तेमाल कर जो है वो टेक्सटाइल के कपड़े बना सकती है। एक तरीके से ट्रेड हो रही है ना एनर्जी की। एक तो काम हो गया एनर्जी ट्रेडिंग का, ये सिंपल सा है यार, कि एक से जो है वो मैंने ख़रीदी, दूसरे को जो है वो मैंने बेच दी। मैंने जो है वो बीच के अंदर मिडिल मैन का काम करा, एज अ ब्रोकर मैंने काम करा है। ये हो गई एक तरीके की एनर्जी ट्रेडिंग। दूसरी एनर्जी ट्रेडिंग क्या होती है, दूसरी एनर्जी ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली ये होती है, मैंने क्या करा, मैंने जो है वो किसी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है, मुझे पहले से पता है कि गर्मियों के अंदर जो है प्रोडक्शन कम हो जाती है। यार ये क्या हो गया, बस तो घुसती जा रही है। रेड बस जो है आज ठोकने के मूड में है हमें, रश का टाइम है ना यार, सदर से आज इत्तेफाक हुआ हमारा वापसी आने का। तो कहाँ गए थे वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये एक दफ़ा एनरॉन की जो है ये केस स्टडी हमारी पूरी हो जाए, या सो अगेन साइड ट्रैक हो गया। हाँ, तो एनर्जी ट्रेडिंग की जो हम बात कर रहे थे,
कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब है? जब मुझे पता है कि गर्मियों के अंदर बिजली की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, खुद कम हो जाती है ना, बिजली की प्रोडक्शन कम हो जाती है, लेकिन मुझे एक और चीज़ पता है, क्या डिमांड ज़्यादा होती है यार। गर्मियों के अंदर फ्रिज ज़्यादा चल रहे होते हैं, डीप फ्रीज़र ज़्यादा चल रहे होते हैं, एसी ज़्यादा चल रहा होता है, जब मेरी कूलर ज़्यादा चल रहे होते हैं पानी के, जब मेरी डिमांड इतनी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा हो है मेरे पास। मैंने आपको एक बेसिक रूल समझाया था पहली वीडियो के अंदर, क्या कि अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, ज़रूरत आपकी ज़्यादा है, मांग आपकी ज़्यादा है, लेकिन आपके पास वो जो बाहर से हासिल जब चीज़ है वो कम हासिल है आपके पास चीज़। जैसे आपको जो है एक चीज़ की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, लेकिन बाहर जो है वो बहुत कम है चीज़ और बाकियों को भी चाहिए, तो आप अपनी जानों में क्या करोगे? आप बोलोगे यार 100 रुपए की चीज़ है, तुम मुझसे 120 ले ले। भाई तुम मुझसे 200 रुपए ले ले इस चीज़ की। जब डिमांड आपके पास ज़्यादा हो, सप्लाई आपके पास कम हो, तो पैसे ज़्यादा लगते हैं ऐसी चीज़ों के। जब पैसे ज़्यादा लगते हैं तो इससे जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब कॉन्ट्रैक्ट्स का इसके लिंक क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट्स से इससे लिंक ये बनता है, मुझे पता है यार गर्मियों के अंदर सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, मैं जो हूँ, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, उनसे मैं बोलूँ सर्दियों के अंदर मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ? सर्दियों के अंदर मैं उनसे बोलूँ कि यार मुझे जो है 6 महीने बाद गर्मियों के अंदर जुलाई के अंदर जो है आपसे चाहिए हर दिन का, के इलेक्ट्रिक के साथ फॉर एग्जांपल मैं वायदा कर रहा हूँ, मुझे आपसे चाहिए हर दिन का 6000 किलोवाट, हर दिन का मुझे 6000 किलोवाट यूनिट चाहिए। ये मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मैं जो हूँ ये प्राइस दे सकता हूँ आपको, ये प्राइस जो है आप मेरी फिक्स कर लो। अब ये प्राइस मैंने फिक्स तो कर ली, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा हुआ इससे? मुझे इससे फ़ायदा ये हुआ है, मैंने क्या समझाया था, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, प्राइस बढ़ जाता है। जहाँ के इलेक्ट्रिक उसी वक्त किसी और को उस 6000 किलोवाट के फॉर एग्जांपल एक यूनिट के 100 रुपये चार्ज कर रहा होगा, मैंने कि उससे 6 महीने पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मुझे जो है आप उस दिन 6 महीने बाद इतनी दोगे, लेकिन प्राइस मैं अभी का आपको डिसाइड कर दूंगा। प्राइस मैंने उससे कितने सेट कर लिए? प्राइस मैंने उससे सेट कर लिए 50 रुपये। कहाँ वो उस टाइम लोगों को 100 रुपये चार्ज कर रहा होगा उस वक्त की ज़रूरत पे, मैंने उससे अभी कमिटमेंट कर दी भाई 50 रुपये के हिसाब से ही दूंगा मैं आपको पर यूनिट। ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी एनर्जी ट्रेडिंग का एक काम आता है। अब ये तो मैंने के इलेक्ट्रिक से करा है ना, इससे ज़्यादा बेहतर, इससे ज़्यादा अच्छा क्या है? इससे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है, मैं क्या करूं, जो पेट्रोल बनाने वाले हैं, जो क्रूड ऑयल से रॉकेट फ्यूल वगैरह ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने वाले, मैं उनसे बोलूं कि भाई मुझे जो है जुलाई के अंदर जो है, मुझे जो है जुलाई के अंदर जो है आपसे चाहिए 10,000 पेट्रोल लीटर हर दिन का, और प्राइस जो है मैं जो हूँ आपको उस वक्त आपने मतलब उस वक्त जो है वो कुछ भी चल रहा हो प्राइस, लेकिन अब मैं जो हूँ एज एन इंडस्ट्री जो है मैं आपको यार इतना ही दे सकता हूँ। अभी जो है हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं और उस वक्त कुछ भी चल रहा हो, क्यों? क्योंकि उस वक्त गर्मी होगी और लोगों को जब एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होगी तो उसके जो है पेट्रोल के रेट जो है वो चेंज हो जाएंगे और उस वक्त के हिसाब से होंगे जो ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि मिल कम रहा है, ज़रूरत ज़्यादा है, तो मैं पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा। ये भी एक हिस्सा है एनर्जी ट्रेडिंग का, सही है, ये भी एक हिस्सा है एनर्जी ट्रेडिंग का। तो हमने एनर्जी ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या डिस्कस करा? एक तो ये भाई सिंपल सी, जो आपके पास तवानाई है, एनर्जी है, उस एनर्जी को जो है आप तो एक तरीके से ऐसे खरीदो फरोख्त करो। दूसरा क्या, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट्स कर लो। सॉरी, सही है। तो आप जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको ये फ़ायदा होता है। तो एनरॉन ने क्या करा? एनरॉन जो है बिकॉज ऑफ दिस डी रेगुलेशन, अब डी रेगुलेटेड थी, वो कुछ भी कर सकते थे, जितनी मतलब अगेन लिमिट के अंदर रहकर वो बहुत फ़ायदा उठा सकते थे, तो उन्होंने जो है अब पैसे बनाने के लिए जो है वो दूसरा काम शुरू करा, विच इज़ दिस एनर्जी ट्रेडिंग। एनर्जी ट्रेडिंग के अंदर भी वो आ गए, सही है। अब एनर्जी ट्रेडिंग के अंदर तो वो आ गए,
लेकिन एक चीज़ हमें समझनी चाहिए, क्या एक चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि ये काम जो है, ये डिसरेगुलेशन वगैरह, ये इतनी जो गवर्नमेंट आसानी पैदा करती है, ये उन लोगों के लिए आसानी पैदा करती है जो वाकई बिजनेस करना जानते हैं, जो इतने स्मार्ट होते हैं, जिन्हें बिजनेस की टेक्निक्स आती है, जिन्हें बिजनेस की तमीज़ आती है, जिन्हें बिजनेस एटलीस्ट करना आता है। हमें समझना ये चाहिए कि एनरॉन को बिजनेस करना ही नहीं आता था। एनरॉन का पूरा वक्त मकसद जो है पैसे तो कमाना था, लेकिन वो सही तरीक़ों से पैसा कमाना नहीं था। वो ऊट पटांग तरीक़ों से, फालतू के रास्तों से पैसे कमाना उसका मकसद था, जिसकी वजह से उसने जो है इस डीरेगुलेशन का जो सही मानों के अंदर सही तरीके से फ़ायदा उठाने वाली बात थी, उसने जो है उसका सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया। अब आप कहेंगे कि यार क्यों सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया, इतना तो मतलब उसको अब आसानी हो गई थी, अब जो है डीरेगुलेशन हो गई थी, वो जहाँ चाहे पैसे लगाए और जितना चाहे वो पहले उठा ले वगैरह। देखें, एक चीज़ समझनी चाहिए, जब डिसरेगुलेशन वगैरह हुई थी ना, आपके पास कंट्रोल तो बहुत था, कंट्रोल के साथ, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए यार, मैं पैसा जो है वो कहाँ लगाऊं, कहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया नहीं होगी, कहाँ से जो है मैं बाइक वाले जो है ना, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, चलाना भूल गए ये बाइक, वो भी फैमिली के साथ अचानक से कट मारते हैं। हाँ, गॉट डिस्ट्रैक्टेड। What we need to understand is you need to understand how to do business. डीरेगुलेशन वगैरह तो हुई, एनरॉन का मसला ये था कि इन्हें पैसा चाहिए था, जहाँ से आ रहा था पैसा, दे जस्ट अप्रिशिएटेड द वे, किस तरीके से आ रहा है पैसा इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, ना इन्हें समझ थी पैसा कमाने की। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सी जगहें थी जहां इन्होंने इन्वेस्ट करी थी। जैसे एक मशहूर है, अगर आप एनरॉन का केस खुद भी जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर इन्होंने एक पावर प्लांट जो है वो लॉन्च करा था, लेकिन अगेन बिजनेस करना आता नहीं था। इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने इतनी ज़्यादा जो है उसके अंदर कर दी, अपनी बुक्स के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा शो कर दी। अच्छा, ये बुक्स की क्या कहानी है, ये बुक्स की कहानी भी मैं आपको अभी आगे आगे बताऊँगा। इन्होंने किस तरीके से गेम से जो है इन्होंने दिमाग इस्तेमाल करा था अपना, और अपने शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को इन्होंने किस हद तक जो है वो बेवकूफ़ और पागल बनाया था। हाँ, तो इन्हें बिज़नेस करना नहीं आता था, जिसकी वजह से जो इनकी बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट्स थी, वो बहुत सी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इनकी जो हैं वो लॉस हुई थी, बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इनकी वो ज़ाया हो गई थी एक तरीके से। ठीक है, अब हमने जो है वो क्या बात करी है यार, इन्हें बिज़नेस करना नहीं आया। अब इन्होंने बिज़नेस करना क्यों नहीं आया? देखो 1990s के अंदर जो है वो डीरेगुलेशन हो गई, ये एनर्जी ट्रेडिंग के अंदर आ गए। एनर्जी ट्रेडिंग के अंदर आने के बाद जो है हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब क्योंकि मार्केट जो है वो डीरेगुलेटेड हो गई थी, इन्होंने जो है क्या नोट करा था, इन्होंने जो है ये नोट करा था कि इनके कुछ जो ट्रेडर्स हैं कंपनी के अंदर, कुछ जो इनके ब्रोकर्स हैं टाइप, वो क्या करते थे, वो जो है कंपनी के पैसे इस्तेमाल करते थे ट्रेडिंग के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी ट्रेडिंग्स के अंदर वो जो है इस्तेमाल करते थे पैसा, बहुत सारा पैसा वो ज़िया भी कर दिया करते थे, लेकिन बहुत से पैसा जो है वो कमाया भी करते थे। हालांकि ये एक अनएथिकल तरीका था, कंपनी के जाने बगैर ये काम किया करते थे, लेकिन क्या था, कंपनी के पास पैसा आ रहा था इससे बहुत अच्छा, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा था। अगर आप एनरॉन की डॉक्यूमेंट्री आके पढ़ेंगे तो एनरॉन के जो सीईओ है, जब उसे ये बात पता चली थी कि भाई मेरे पीछे मेरे लोग, मेरे ब्रोकर जो है वो ये कांड कर रहे हैं, उसने जो है एक लेटर लिखा था उन्हीं लोगों को कि भाई डू व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज यू आर मेकिंग अस मिलियंस एंड कंटिन्यू मेकिंग अस मिलियंस। हमें जो है वो मिलियंस, आप पैसे बनाते रहो चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है, करते रहो, जो आप कर रहे हो वो करते रहो। क्यों? क्योंकि वी आर मेकिंग मिलियंस, आपके ये काम की वजह से हमारे पास जो है वो मिलियंस आ रहे हैं। कौन समझाए रेंजर्स को भाई, जहाँ ये आएंगे वहाँ इनको आने दो। या सो जो कर रहे हो आप करते रहो, बिकॉज यू आर मेकिंग अस मिलियंस, सो कीप मेकिंग अस मिलियंस। इससे इशू क्या हुआ था? अच्छा हाँ, ये तो हो गया इनके पास, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है, जाहिर सी बात है, अगर आप गलत काम चाहे जितना भी करो और दूसरा आपको जितना भी सपोर्ट कर रहा हो,
जब कोई बंदा एक पोजीशन पर आता है ना, एक हाई लेवल पर होता है, और याद रखिएगा जब भी कोई हाई लेवल पे बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है और आप नीचे लेवल पर हो, याद रखिएगा जब भी ये भांडा फूटेगा ना, और जब अकाउंटेबिलिटी पे बात आएगी, जब फंसने पे बात आएगी, हमेशा आप फंसोगे, आप नीचे लेवल पर रहोगे। ये हमेशा याद रखिएगा। आप चाहे किसी के साथ मिलकर जितने भी गलत काम कर रहे हो आप करते रहो, जितने भी आप जो है वो बड़े, आप तो लोगों को जानते हो भाई मेरा बंदा जो है इस पोस्ट पर है, उस पोस्ट पर है, क्योंकि आप एक ऐसी पोस्ट पर नहीं है ना, आप उनके नीचे ही हैं। तो याद रखिएगा आप मिलकर उनके साथ जो है अय्याशी बहुत करेंगे, काम आप बहुत करेंगे वगैरह, लेकिन जब पकड़ धकड़ की बात आएगी ना, याद रखिएगा हमेशा आप फंसेंगे। आप क्योंकि उस लेवल पर नहीं है, और उनकी जो है आपके अलावा भी बहुत ऐसी जान पहचानें होती हैं कि वो खुद तो बच जाएंगे, लेकिन ब्लेम जो है वो आपके सर रख कर जो है आपको फंसा देंगे। तो हाँ, दैट वाज अ शॉर्ट लेसन दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि इतना जो है वो अंधा भरोसा एक तरीके से नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा जो है, या वी वर डिस्कसिंग हाउ बेसिकली एक तो बिज़नेस करने नहीं आया, बिज़नेस ना करने आने के साथ जो है सीईओ को इन्वॉल्वमेंट पता थी, उनके ब्रोकर्स क्या कर रहे थे, और फिर फन फैक्ट क्या, ब्रोकर्स जो है वो फंस भी गए थे, और उसके बाद जो है उन्हें वो जेल वगैरह भी जाना पड़ा वाइल द कंपनी वॉज स्टिल एक्टिव वगैरह। लेकिन सवाल ये आता है कि हाउ वेर दे डूइंग दिस, वो ये कर कैसे रहे थे? कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग के अंदर होगा ना, कुछ ना कुछ तरीके से। ये जाहिर सी बात है ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पता तो सीईओ को बाद में चला, लेकिन सीईओ की नज़रों से ये बच कैसे रहता है? ऐसा क्या काम हुआ था कंपनी के अंदर, ऐसा क्या तरीका इन्होंने आजमाया था कंपनी के अंदर जिससे जो है ये इतने टाइम तक बचे रहे थे? दैट्स अ क्वेश्चन टू थिंक अबाउट लेटर। बहुत रात हो गई है, आई डोंट फील कंफर्टेबल, नहीं मतलब आई फील कंफर्टेबल ऑब्वियसली। मसला ये है कि मज़ा नहीं आता यार, सुबह सुबह जो है वो अलग ही वाइब होती है, और सुबह सुबह फ्रेश होकर जो है ऐसी बातों के बारे में ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने में मज़ा आता है। लाइटिंग वगैरह भी अच्छी होती है, और लाइटिंग जो है वो बहुत डिम है। एंड या हाउ अबाउट वी टॉक अबाउट दिस इन अनदर पार्ट 3 कमिंग सून। वेट, या ज़रूर है, आप जो है वो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी करते हैं वो ज़रूर करिएगा। एंड जल्द जो है वो आ रहा है, आई बिलीव द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही जो है वो थर्ड पार्ट हम ले आएंगे। इसके पार्ट जो है वो आई बिलीव 4 पार्ट वीडियो होगी, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं इसके अंदर इंटरेस्टिंग वगैरह जो है, और ये केस है बहुत डिटेल। डॉक्यूमेंट्री इसकी 2.5 घंटे की थी, आई बिलीव हमारी बातें भी जो है वो लगभग इतनी हो जाएंगी। So yeah, let's talk soon and take care.